नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे केस लॉ। केस लॉ आज हम पढ़ेंगे, आप तक शेयर करेंगे। केस लॉ में आज हम जानेंगे सायरा बानो वर्सेज भारत संघ 2017। सायरा बानो वर्सेज भारत संघ का केस क्यों फेमस है? सायरा बानो भारत संघ केस में क्या जजमेंट आया हुआ था जो मील का पत्थर साबित हुआ है? सायरा बानो वर्सेज भारत संघ में क्या मुद्दा था, क्या निष्कर्ष निकला था? सायरा बानो वर्सेज भारत संघ में जो सायरा बानो थी वह कौन थी? ये सभी प्रकार की बातें इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे और लाभकर साबित हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचता रहता है। दोस्तों, सायरा बानो वर्सेज भारत संघ का केस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। सायरा बानो कौन थी, आइए हम जानते हैं। सायरा बानो जो हैं उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली थी, जो एक मुस्लिम महिला थी। सायरा बानो का शादी 2002 में एक प्रॉपर्टी डीलर जो इलाहाबाद के रहने वाले थे रिजवान अहमद से हुआ था और रिजवान अहमद ने टेलीग्राम से 15 साल बाद, शादी के 15 साल बाद तलाक दे दिया है। टेलीग्राम पर 3 बार तलाक 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 कहता है और तलाक दे देता है। तो यहाँ क्या होता है कि एक सायरा बानो जो महिला रहती हैं, मुस्लिम महिला, वह प्रताड़ित होती है। उसके बच्चे भी रहते हैं, वो 48 साल की उम्र में रहती है और उसके साथ यह घटना हो जाती है, तलाक दे दिया जाता है एक तरफा। इसी बात को लेकर, तलाक को लेकर, 3 तलाक को लेकर, बहुविवाह को लेकर, निकाह को लेकर, हलाला को लेकर, हलाला हमने मुस्लिम विवाह में आपको बता रखा है, वीडियो अपलोड है, वहाँ से देख सकते हैं हलाला किसे कहते हैं। हलाला, ये 4 पॉइंट लेकर यह क्या कि सायरा बानो जो है एक महिला थी और इसको चुनौती देते हुए, इसको बैन लगाने के लिए, बहुविवाह, तलाक, निकाह, हलाला को बैन लगाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, यही सायरा बानो ने। तो सायरा बानो आपने जाना, उनका 38 साल का उम्र था, 40 या 38 उनके बच्चे भी थे। उनके पति ने रिजवान अहमद जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे इलाहाबाद में, उन्होंने 3 तलाक दे दिया टेलीग्राम से। तो इस प्रथा को चुनौती देते हुए, इस प्रथा को मिटाने के लिए, बैन लगाने के लिए सायरा बानो ने जनहित याचिका की सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ जजमेंट आता है, क्या ऐतिहासिक जजमेंट आता है, आइए हम जानते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि पहले जान लेते हैं कि पृष्ठभूमि में क्या कहा गया कि एक महिला जो सायरा बानो थी वह 3 तलाक की प्रथा को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में की थी। उसके बाद प्रमुख कानूनी मुद्दा और निष्कर्ष क्या था इसमें, कानूनी मुद्दा क्या बना इनके केस में, इनके पहल में, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात आया संवैधानिकता की। संवैधानिकता क्या थी, आइए हम जानते हैं। केंद्रीय मुद्दा यह था कि क्या 3 तलाक भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप था। दूसरा मुद्दा क्या था, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। इसमें दूसरा मुद्दा यह रखा गया, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। क्या
भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, क्या उसका यह 3 तलाक उल्लंघन करता है? 3 तलाक को उल्लंघन माना गया है। और तीसरा इसमें निष्कर्ष में मुद्दे में क्या था? कानूनी मुद्दा था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये 3 मुद्दे इसमें महत्वपूर्ण थे। तो पहला मुद्दा जो संवैधानिकता थी, यह केंद्र सरकार में रखा गया, क्या गारंटीकृत है 3 तलाक। दूसरा था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है 3 तलाक, जैसे समानता का अधिकार में दिया गया है भारत के अनुच्छेद 14 में, और सम्मान के साथ जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। क्या 3 तलाक जो है इसकी वरीयता देता है, इसका उल्लंघन करता है? उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर जो महिलाओं से संबंधित कानून बनाए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंस हुआ है, और इसमें लैंगिक न्याय के आधार पर ध्यान दिया गया है। किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की बात किया जाए, तो उसमें भी महिलाओं से संबंधित भेदभाव को निकाल दिया गया है। किसी भी तरह से उनको भेदभाव में नहीं रखा जा सकता है, इसकी वरीयता दी गई है। यह 3 मुद्दे सायरा बानो वर्सेस भारत संघ में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा किया गया है। तो यहाँ निर्णय क्या आता है कि संविधान जो है हमारा ऐसा नहीं गारंटी देता है कि 3 तलाक मान्य है, 3 तलाक करना अनिवार्य है, ये भी गलत है। उसके बाद से यहाँ ये भी निष्कर्ष निकाला गया कि क्या उल्लंघन करता है 3 तलाक महिलाओं के अधिकारों का। तो यहाँ ये भी कहा गया है कि यहाँ जो तर्क दिया गया मुस्लिम महिलाओं द्वारा कि यह अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है 3 तलाक, सम्मान से जीने का अधिकार छीनता है 3 तलाक। इसको यहाँ तर्क दिया गया मुस्लिम महिलाओं द्वारा। और इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी इसको नकारता है 3 तलाक को, कोई भी भेदभाव महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। ये 3 मुद्दे। अब इसका निर्णय क्या निकलते हैं, आइए हम जानते हैं। इसमें ये हुआ, संवैधानिकता की घोषणा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में 3 तलाक को अब संवैधानिक घोषित कर दिया। दूसरा है महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की और विवाह और तलाक के मामलों में उनकी गरिमा और समानता को देखते हुए उनके साथ सुरक्षा प्रदान की। तीसरा क्या है, कानूनी सुरक्षा और उपायों की मान्यता। कानूनी सुरक्षा यह है कि महिला अगर कोई भी मुस्लिम पुरुष जो है 3 तलाक किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, किसी फैक्स के माध्यम से, किसी टेलीग्राम के माध्यम से अगर 3 बार तलाक कहता है तो वह अपराध होगा, उसको 3 साल की सजा होगी। और धारा 3 में यह प्रावधान किया गया है। 30 जुलाई 2019 को मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम विवाह से जो संबंधित अधिनियम बनाए गए हैं, इसी केस से यह निर्णय आए हुए हैं। सायरा बानो वर्सेस भारत संघ के 2017 की जो बात है, इसी में यह जजमेंट बहुत बड़ा फैसला हुआ था। 3 तलाक को यहाँ असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है कि सायरा बानो ने क्या किया, मुस्लिम महिलाओं से संबंधित जो भी पीड़ित महिला है उनकी तरफ से लैंगिक न्याय, लैंगिक भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया, और यही इनका प्रयास जो है मील का पत्थर साबित हुआ। इसीलिए यह केस बहुत ही फेमस है। 3 तलाक को बैन कर दिया गया
अब कोई भी मुस्लिम पुरुष 3 तलाक नहीं दे सकता है 2019 के बाद से। यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।